देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। तो वाटसन और क्रिक मॉडल काफी फेमस मॉडल है, ठीक है। और डीएनए के स्ट्रक्चर के संदर्भ में ये मॉडल दिया गया था। सबसे पहले आज हम एक मिथ, एक भ्रम दूर करना चाहते हैं। और वो भ्रम क्या है ये समझिए बहुत ध्यान से, तब आप समझ पाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम यहाँ पे बताते हैं बोर्ड की सहायता से, ठीक है। जैसे ये लिया हमने और ये रेड कलर ले लिया। जो डीएनए होता है आपका, जो बेटा आपका ये डीएनए होता है, पूछा जाए पेपर में किस प्रकार का डीएनए मानव शरीर में पाया जाता है, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। बी प्रकार का डीएनए होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। बात समझ आ गई। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक मॉडल किस प्रकार के डीएनए पे बेस है, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए पे बेस है। एक ये क्वेश्चन आता है। तीसरा देखिए, हमारे शरीर में पाया जाने वाला डीएनए किस प्रकार का होता है। जो हमारे शरीर में डीएनए पाया जा रहा है वो किस प्रकार का है, तो बेटा सबका आंसर बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। बेटा डीएनए कितने प्रकार के होते हैं समझो, काहे नहीं बढ़ रहे हो, दे लपड़ मारेंगे। देखो एक होता है ए डीएनए, एक होता है डी डीएनए, ठीक, एक होता है सी डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। अब सी डीएनए को स्पेशल चीज के लिए यूज किया था, अभी ए बी जेड की बात करते हैं। बेटा ए डीएनए जो होता है इसकी जो बेस लेंथ होती है या जो बेस पेयर होता है वो बी से कम होता है। अब मेरी बात समझो, कभी कभी किसी ऐसी कंडीशन में जहां पर मतलब बहुत ज्यादा ड्राई हो, ऐसे टेम्परेचर पे, ठीक है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए एनिमल से पाया जाता है। और कभी कभी हमारी ही बॉडी में जब किसी कंडीशन में कभी कभी बी फॉर्म ऑफ डीएनए ए में चेंज हो जाता है, तो ये बात याद रखना। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10 to 12 बेस पेयर होते हैं और बी फॉर्म ऑफ डीएनए वही डीएनए जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक। 1862 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखिए बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है वो बेटा राइट हैंडेड डीएनए होता है, यानी राइट हैंडेड डीएनए का मतलब जिसने जान लिया वो जिंदगी में गलती नहीं करेगा। डीएनए जैसे तुमने ये बनाया, ये है डीएनए। वास्तव में डीएनए का जो राइट हैंड साइड होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड झुका होता है। राइट हैंड साइड बेंड डीएनए का मतलब ये होता है। पहले तो आप लोग ये समझो ये चीज कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो कहना ये चाहते हैं कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मतलब राइट हैंड साइड बेंट डीएनए, राइट हैंड साइड डीएनए। और राइट हैंड साइड डीएनए का मतलब होता है कि वो राइट हैंड साइड झुका होगा, और राइट हैंड साइड झुका होगा मतलब कि एक साइड उसका थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो बेटा ये जो इसका ये डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में होता है, ये क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, डायरेक्शन में होता है। इसी को हम लोग अगर देखें तो इसी को हम लोग पॉलीड्रोमी सीक्वेंस कहते हैं। पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, जब दोनों, अब देखो बैक जाए, जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो तुमको समझ में जल्दी आएगा। ब्लू कर देते हैं। जब 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की बात हो रही थी तो पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस बन रहा था, पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर 3 प्राइम से, देखो ये बैक जाओ पहले, अगर सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम से 5 प्राइम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 3 प्राइम से 5 प्राइम की बात की जाए, तो ये क्या कहलाता है, टेम्पलेट डीएनए कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टेम्पलेट डीएनए कहलाता है। टेम्पलेट, हाँ हाँ, इसको डैश ना बोल करके प्राइम बोलेंगे। थोड़ा भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्राइम बोलेंगे। डैश भी बोल सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता जब बायोलॉजिकली इसको प्राइम बोला गया है,
तो डैश बोलना महापाप है, नहीं बोलना चाहिए। जब प्राइम से बोला जाता है गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब उसके लिए एक शब्द दिया गया है तो हम उसी का यूज करें। ठीक है, तो अगर तुमने डीएनए में जब भी डिफरेंस अभी पढ़ा था, तो डीएनए की अगर सारी बातें अभी फिलहाल याद है, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें लगा से म्यूट हो गए आप लोग। चलिए, अब डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल को समझिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर वैज्ञानिक ने फर्स्ट कोशिकाओं से न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया था। अब न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया था, डीएनए भी न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। बेटा, न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या किया, तो देखो हम तुमको बताते हैं। हम फिर से स्क्रीन बोर्ड खोलते हैं और उसमें बताते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, मैम आवाज आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही। यस मैम अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी मैम। मैम आ अभी गए आ अभी रही है? मैम। यस मैम। यस मैम अब आ रही। चलो, थैंक गॉड, आ रही ना। तो न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज बेटा की गई थी, तो वो उसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है। तो सबसे पहले पस कोशिकाएं, पस कोशिकाएं क्या होती है? देखो, जब तुम्हें कभी चोट लग जाए, तो चोट जब बहुत ज्यादा पक जाती है, तो उससे पस निकलता है, जिसे हम लोग मवाद कहते हैं। सफेद सफेद सा होता है, उससे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज डीएनए और उसी में आरएनए की हुई थी। तुमको एक बात क्लियर हो जाए कि डीएनए से ही आरएनए बनता है। एक बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। यानी कि किसी प्रोसेस के थ्रू डीएनए आरएनए में चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। पक्ष कोशिकाओं से एक और चीज भी निकाली गई थी। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले अगर क्रोमोसोम की खोज की थी, किसकी की थी मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमोसोम की खोज की थी। वो किसने की थी? वो पक्ष या मवाद सेल में किसकी खोज की थी? तो क्रोमोसोम की थी। अब तुमको इस थ्योरी से क्या समझ में आया? डीएनए इज इक्वल टू आरएनए इज इक्वल टू जीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। क्या ये थ्योरी इसमें अप्लाई हो रही है? यस यस मैम। मैम। हो रही है, क्योंकि डीएनए ही आरएनए है, आगे कन्वर्ट हो सकता है, और डीएनए ही जीन और क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। यानी कि जो मवाद सेल या पस सेल कोशिकाओं की में डीएनए की खोज की गई, तो डीएनए आखिर गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन के हैं, उसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डीएनए इससे रिलेटेड है और पस कोशिकाएं भी रिलेटेड है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यस मैम। चलिए, जब आपको ये बात क्लियर हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें से एक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि डीएनए द्विकुंडलीय संरचना को सर्वप्रथम वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसे ही डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल कहते हैं। आपको मैंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल कुंडलीय संरचना होती है। कितनी बार बताया? 50 बार बताया। कल हमने बताया, देखो हमने क्या कहा कि ये डबल कुंडलीय संरचना होती है। हमने बार बार ऐसे बनाया
और ऐसे करके बताया। फिर मैंने ऐसे किया था और बताया था कि भाई ये डबल कुंडलीय संरचना होती है, इस बात को याद रखना। देखिए मैं अपनी उंगली की सहायता से बनाती हूँ, तो आप ये मत समझना कि बहुत एक्सपर्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये एक डबल कुंडलीय, डबल स्टैंडर्ड या द्विकुंडलीय संरचना है, इस बात को जस्टिफाई करता है। इसको सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है, तो इसे वाटसन और क्रिक का मॉडल कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस Yes. मैम। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना है। यह एक द्विकुंडलीय संरचना है, 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर रहता है। इसे पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या ये बात मुझे बतानी पड़ेगी? No, ma'am. नो मैम। देखिए ये देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ये रहता है। देखिए 5, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में रहता है। इसी को ही पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। बिल्कुल, जब ये दिमाग में आए तो पूछ लेना। और अब की बार डीएनए में अगर ये दिशाएं ना दिखाई दें 12th में, तो तुम समझ लेना कि तुम पढ़ नहीं रही हो डीएनए, क्योंकि इन दिशाओं का बेटा, इन डायरेक्शन का इतना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आपको पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में भी बायोटेक में पढ़ोगे, जेनेटिक्स में पढ़ रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो 2 दिशाएं होती, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं। जब डीएनए को लीनियर में रैखिक दिशा में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक, ये देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करते हैं। तो ये भी बेटा रैखिक क्रम की अगर बात की जाए, लीनियर वे की बात करें, ये भी पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस का स्ट्रक्चर है। तो आर यू अंडरस्टैंड? Yes. यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि दोनों ही प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के समपूरक होती है और डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का निर्माण करती है। इस प्रकार की संरचना को डबल हेलिक्स डीएनए भी कहते हैं। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए हर एक पॉइंट को हम व्हाइट बोर्ड में समझा रहे हैं, इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि दोनों प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब देखना, मेरी बात को समझना, दोनों प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के पूरक। अब इसका जो सिरा है ये इसके पूरक है और इसका जो सिरा है ये इसके पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखो कैसे, हम तुम्हें अभी अपने इससे दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है लाइक दिस, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के पूरक, मतलब देखने में एक जैसे लेकिन सीधा एक दूसरे का विपरीत हो, समपूरक हो। मतलब ये इसके सामने, ये इसके सामने, लेकिन एक जैसे है कि नहीं, एक जैसे। तो ये दूसरे ऐसे ही डीएनए का जो स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब इसका सिरा इसके सामने, इसका सिरा, तो एक दूसरे के क्या है। देखो ना, तुम स्ट्रक्चर पे आओ तो तुम्हें स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को देखो तो ये इसके संपूरक है, इसके संपूरक है, ये इसके संपूरक है, इसके संपूरक है। तो दोनों ही चेन एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। और फिर डबल हेलिकल भी है, ये भी डबल हेलिकल है, ये भी डबल हेलिकल है। तो इसे क्या हम डबल हेलिक्स मॉडल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। बोल सकते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब डीएनए के बारे में अगर जाए, जैसे मान लो डीएनए अगर तुम्हारा दोस्त होता है, सपोज करो कि यदि डीएनए तुम्हारा दोस्त होता, तो तुमको डीएनए के बारे में कितनी बातें पता चल गई कि डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने फर्स्ट सेल्स में की थी और इसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वाटसन क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया था। डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट साइड बेंट होता है, 2 डायरेक्शन में होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसको पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर एक डायरेक्शन को बोलेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के संपूरक, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट लाइक दिस।
ऐसे होते हैं, इसलिए इसे हम लोग डबल हेलिकल मॉडल भी कहते हैं। बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। यस मैम, हो गई। हो गई। आज थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किया, सही लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। यस मैम। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही हम लोग को जैसे अपनी हर चीज चेंज करनी चाहिए, वैसे पढ़ाई का पैटर्न भी चेंज करना चाहिए, है ना? तुमको डीएनए के बारे में जितनी बात अभी बताई है वो सब समझ में आ गई। अब डीएनए के नाइट्रोजनस बेस पेयर के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए, फटाफट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस स्नेहा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं। अब ये 2 मुख्य नाइट्रोजनस क्षारक प्यूरिन और पिरामिडीन में बटे होते हैं। देखिए अभी मैंने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दोनों लोग ध्यान से कि प्यूरिन इज इक्वल टू कट बताया था कि नहीं बताया था? अब कट का मतलब देखिए समझिए, सी से बेटा मेरे साइटोसिन, यू से बेटा मेरे यूरेसिल, सी से थाइमिन। और तुमको मेरे प्यारे बच्चों देखो, हालांकि बात डीएनए की हो रही है लेकिन फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने ऐसे बताया, तो तुम यहाँ पे अगर ये लिख दो कि यूरेसिल आरएनए में होता है तो कोई गलत बात है? सब कुछ बता दिया तुमने। तो प्यूरिन इजिकल टू कट होता है, Yes, सी से ma'am. साइटोसिन, यू से यूरेसिल, सी से थाइमिन और यूरेसिल आरएनए में होता है। ये एग्जाम्पल तो आपने बता दिया। फिर पिरामिडीन की अगर बात की जाए, इसको ए और बी 2 पॉइंट में बांट लेंगे। और पिरामिडीन में होता है एजी, एजी का मतलब एजी सुनते हो ऐसा वाला नहीं, एजी का मतलब एडेनिन और जी का मतलब ग्वानिन। तो ये 4 बेस पेयर होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बारी। कहता है डीएनए में एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि अंकित तिवारी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी 2H बाउंड पाया जाता है। और इन बाउंड या बंध के बीच में एक बहुत ही कमजोर बल कार्य करता है जिसे वॉन्डरवाल बल कहते हैं। तो कह रहा है इन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे वॉन्डरवाल बल कहते हैं। नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कृपया ध्यान दें कि डीएनए, अब देखिए मैं इसको फिर से बताना चाहती हूँ, जरा देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों और ध्यान समझिएगा, जैसे अगर अंकित तिवारी के बीच में, देखो मैं कलर नहीं अच्छा लग रहा, मैं रेड प्रेमी है, मैं लाल चीजें प्रेम हमें बहुत है। तो देखिए अगर ए टी, अरे तो गलत बात है भाई, अगर ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बाउंड है, देखो तुमको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी लेकिन ज्ञान की बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? बात समझना, तुमको ये नहीं बताया जाएगा इनके बीच, ये तो बताएंगे कि 2 हाइड्रोजन बाउंड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बाउंड अंकित तिवारी एडेनिन थाइमिन के बीच में कौन सा, तो वॉन्डरवॉल फोर्स कार्य करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए वॉन्डरवॉल जो फोर्स होता है, वॉन्डरवॉल जो फोर्स होता है, वॉन्डरवॉल बल होता है, वो हमेशा मतलब गैसेस के बीच में लगता है क्योंकि हाइड्रोजन बाउंड है यहाँ पे। हाइड्रोजन इज वर्क और एक्ट एज ए गैसेस, ओके? तो बात को समझना, हाइड्रोजन एक अगर के फॉर्म में यूज हो रहा है तो यहाँ पे अगर कोई बल इम्प्लीमेंट होगा तो वो वॉन्डरवॉल होगा। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो क्या आप ये बता सकते हैं? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़िया। अब आगे देखो, कहता है कि डीएनए में एडेनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ गलत लिखा है यहाँ पे। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अत्यधिक दुर्बल बंध होता है, इनके मध्य में भी वॉन्डरवॉल बल कार्य करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन को लेके आते हैं और स्क्रीन में देखें तो देखिए अगर गर्ल्स कंपनी के बीच में बात की जाए तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 हाइड्रोजन बंध होता है और इनके बीच में भी वॉन्डरवॉल फोर्स कार्य करता है। बीएफ लिखना तो समझ में आ जाएगा, बीएफ कह रही हूँ, बीएफ Yes. नहीं कह रही हूँ, दिमाग में लगाना। हाँ तो वॉन्डरवॉल Yes, ma'am. फोर्स कार्य करता है। हाँ बेटा, बस कहते हैं कि बिल्कुल दिमाग पढ़ाई पे। अब वंडरवॉल फोर्स उसमें काम करता है, गर्ल्स कंपनी में भी काम करता है, अंकित तिवारी में भी काम करता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे आइए। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। कहता है कि डीएनए से जो राइट हैंड साइड बेंट मतलब झुका हुआ होता है, वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए के बारे में बताया था, वह डीएनए बी डीएनए या बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है।
और ये मनुष्य में पाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी मैंने ये बात बताई थी, कैसे बताई थी इस चीज को समझना। हमने कहा था जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। अब बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मतलब होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड झुका होता है। मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड झुके हुए का मतलब होता है अगर ये डीएनए ऐसा तो ये डीएनए ऐसा, ये राइट हैंड साइड क्या होगा, थोड़ा सा झुका हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे झुका हुआ होगा, तो तभी तो ये राइट हैंड साइड बेंट कहा जाएगा। जब झुका हुआ होगा तभी तो कहा जाएगा। ह्यूमंस में यानी हमाओं में, तुम्हाओं में, सब में क्या होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आई? यस मैम। यस। चलिए अब आगे आ जाइए। क्या बात, कह रहा है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है तथा डीएनए अणुओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो इस बात को ऐसे समझोगे थोड़ा, देखो अभी हम बता रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर। अभी जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच की दूरी, ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बीच की दूरी देखो कैसे, ठीक है चला, देखो पहले ये सारे पॉइंट पढ़ लो तो तुम्हें स्ट्रक्चर बताएं। डीएनए का एक घुमाव या चक्कर होता है 34 एंगस्ट्रॉम। देखो अब यहाँ पे अभी हमने ये बताया कि इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पे इनके और इनके बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, अब कह रहा है कि दो न्यूक्लियोटाइड युग्म के बीच की दूरी 3.4 होती है। देखो इन दोनों, इनके ये वाले और ये वाले के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। चारों प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस, ध्यान समझिए, चारों प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन फास्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं, फास्फो बैकबोन कहते हैं, और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसको बहुत ध्यान समझना, इसको बहुत ध्यान समझना, हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताएं इसकी कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताएं हम इसके बारे में। चलो बताने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। हम ये कह रहे हैं कि मेरा कैमरा क्यों नहीं बंद हो रहा भाई, क्या चाहते हो तुम लोग? क्या नहीं हुआ बंद हो मैम? रही, कैमरा नहीं बंद हो रहा है। चलो अब मेरी बात को समझना, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपका ये डीएनए है, ठीक है, आप ही का है, अपने अपना समझ लो, ये डीएनए है। डीएनए को भाई बना लो, देखो भाई उंगली से बनाते हैं, हमसे कुछ अच्छे की उम्मीद मत करना ज्यादा, ठीक, इतना है कि तुमको समझा पड़ा बढ़िया देंगे। अब देखो ये जो डीएनए है, ये बेसिकली ये एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये इसका 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, ये 3.4 हो गया, ये इसके मेजर ग्रुप, ये माइनर ग्रुप हो गए। अब इनके बीच में ये, मैम आप कैमरा हाँ, क्या ऑफ कर रहे हैं? हाँ कैमरा हेलो ये बोलो। मैम। हाँ, कुछ बोलो नहीं, बेटा। कुछ नहीं मैम, बस यही पूछना था क्योंकि पता नहीं आप बीच बीच में कट रही थी ना, इसीलिए पूछा। हाँ कोई बात नहीं। अब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के पीछे ये जो जगह है, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर, सॉरी फास्फो बैकबोन, यानी फास्फो बैकबोन पाई जाती है। ये एडेनिन हो गया, ये गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन, इनके पीछे जस्ट, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, इसके पीछे फास्फो बैकबोन पाई जाती है। देखो डीएनए की है तो ये बैकबोन, ये है पीछे की तरफ बैकबोन, ये भी इधर से पीछे की तरफ बैकबोन है कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये फास्फो बैकबोन हो गई। फास्फो बैकबोन क्यों होता है, क्योंकि इसमें फास्फो ग्रुप होता है। फास्फो बैकबोन इसलिए हुई क्योंकि इसमें फास्फो ग्रुप होता है। क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है? फास्फो ग्रुप होता है। ग्रुप। हाँ जी हाँ, फास्फो ग्रुप होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जिससे ये जुड़ा होता है, ये फास्फो बैकबोन
जिससे ये फास्फो बैकबोन जुड़ी होती है, जिससे ये फास्फो बैकबोन जुड़ी हुई है, उस फास्फो बैकबोन जिस बॉन्ड से जुड़ी होती है उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। जिससे ये बैकबोन जुड़ी होती है उसे फास्फोडाइस्टर बैकबोन कहते हैं। फास्फो डाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान सुनना, ये डीएनए होता है, ये डीएनए होता है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये सब पाए जाते हैं, और इसमें भी ये सब पाए जाते हैं। इनके बीच में फास्फो ग्रुप होता है, जो फास्फो बैकबोन इसकी हो गई वो फास्फो ग्रुप से मिली होती है। लेकिन फास्फो बैकबोन एक दूसरे से इधर वाली जुड़ी होती है, फास्फोडाइस्टर बंद कहते हैं जिससे जुड़ी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस मैम। यस। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए ये स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इनका थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बना है तो हम अलग से देंगे, समझने के समझो। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम रेस्टर में होता है। अब इनके बीच की दूरी, इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो वन कंप्लीट टर्न होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये क्योंकि कम टर्न ले रहा है तो ये माइनर ग्रुप हो गया। ये मेजर ग्रुप कहाँ है इसका? ये देखो यहाँ पे दर्शाया, ये देखो ज्यादा टर्न ले रहा है तो ये मेजर ग्रुप हो गया है। ये शुगर फास्फेट बैकबोन होती है, देखो शुगर फास्फेट बैकबोन ये बताई गई है, और इसी में ये जिससे जुड़ी होती है उसे शुगर फास्फेट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इनके और इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है, जो वाटसन ने दिया था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस मैम।